नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जून 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर कौन रहा? विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। 75 स्कोर के साथ डॉक्टर राजीव कुमार, जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग, इन्होंने एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट 3 जून को लॉन्च की। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कभी वर्तमान में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है। इस इंडेक्स का विषय साझेदारी के महत्व पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड चौथे और सिक्किम एवं महाराष्ट्र 5वें स्थान पर रहे। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य देखेंगे तो सबसे नीचे पायदान पर है बिहार और सेकंड लास्ट पे है झारखंड। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में झिंगुर की एक नई प्रजाति इंडीमीमस जयंती पाई गई है? रिसेंटली अ न्यू स्पेसीज ऑफ क्रिकेट नेम्ड इंडीमीमस जयंती वाज फाउंड इन द कुर्रा केव्स ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय में जियोलॉजी विभाग के शोध विज्ञानों की एक टीम द्वारा यह खोज की गई है। स्पाइडर क्रिकेट की इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर इंडीमीमस जयंती रखा गया है। तो इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की एक नई उपजाति इंडीमीमस का जन्म हुआ है। इस नई प्रजाति के नर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते और इनकी मादाओं के कान नहीं होते। यह मनुष्यों के लिए श्रवण यंत्र डिजाइन करने में मदद कर सकता है। चीन में अपने नागरिकों के लिए अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर इट्स सिटीजन्स इन चाइना हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 कर दिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान बदलाव को मंजूरी दी गई। चीन में 31 मई को यह घोषणा की गई है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी। सबसे पहले तो 1 चाइल्ड पॉलिसी था, बाद में इसे बढ़ा के 2 बच्चों तक कर दिया गया था और अब इसे बढ़ाकर 3 बच्चों तक कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम घटती प्रजनन दर में सुधार लाने और वर्कफोर्स की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उठाया है। साल 2019 में चीन में प्रसव दर लगभग 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गई थी और यह क्यों हुआ था? 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस एनुअल इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेविड डियोप। डियोप ने अपने फ्रेंच उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी। इसके लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। इन्हें यह पुरस्कार इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस, यही है, के साथ संयुक्त तौर पर दिया गया है। तो दोनों यदि ऑप्शन में रहे तो दोनों सही होगा। डेविड डियोप द्वारा लिखित यह उपन्यास एक सेनेगल सैनिक की कहानी बताता है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ते हुए पागल हो जाता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी लेखक बने हैं। वर्ष 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की वैधता योग्यता अवधि बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द ईयर 2011 द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी हैज़ बीन इंक्रीज टू हाउ मेनी ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यह आजीवन हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की हालिया घोषणा के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन उम्मीदवारों को नए सिरे से टीईटी प्रमाण पत्र जारी करना होगा जिसकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। यानी ये जो
नियम है ये 2011 से लागू हो गया, यानी 2011 में अभी जो टीईटी पास किए हैं उस सर्टिफिकेट की वैधता भी अब लाइफ टाइम तक हो गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। दोस्तों 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से, और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेखा महानियंत्रक सीजीए के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा? अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए, व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये रहा है 9.30%। कुल मिलाकर देखें तो राजकोषीय घाटा रुपये में देखेंगे तो ये रहा 18,21,461 करोड़ रुपये। यह वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान 9.5% से थोड़ा सा कम है, यानी संशोधित अनुमान में 9.5 की आशंका व्यक्त की गई थी, जो कि अब घट के थोड़ा 9.3% रह गई है। शुरू में जब फरवरी 2020 में बजट पेश किया था तो उस समय राजकोषीय घाटा 3.5% आंका था, लेकिन ये किसे पता था कि कोरोना वायरस का इतना भयंकर कहर आने वाला है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, इंडियाज इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड बाय व्हाट परसेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7.3%। जीडीपी में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। वहीं पिछले साल 2019-20 में यह 4% रही थी पॉजिटिव, जबकि चौथी तिमाही जनवरी से लेकर मार्च 2021 में जीडीपी ग्रोथ 1.6% दर्ज की गई पॉजिटिव में। एनएसओ ने जनवरी 2021 में जारी हुए राष्ट्रीय अकाउंट्स के पहले एडवांस एस्टिमेट्स में 2020-21 में जीडीपी में
7% की गिरावट का आकलन किया था, जो कि आपको आर्थिक सर्वे में भी दिखाई दिया था। लेकिन अब जब ये पूरा डेटा आ गया है तब ये रह गया है 7.3%। वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द ईयर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, TV नरेंद्रन। ये टाटा स्टील के CEO और MD हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक उदय कोटक का स्थान लेंगे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज को 2021-22 के लिए CII के अध्यक्ष नामित यानी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट के तौर पर चुना गया है। जबकि हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO पवन मुंजाल इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए CII के उपाध्यक्ष होंगे। किस तरह के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण करने के लिए एक बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? A seed mini kit program has been launched to distribute high yielding varieties of which types of seeds? The right answer is option number D, दलहन और तिलहन की फसल, pulses and oil seeds crop। यह मिनी किट केंद्रीय एजेंसियों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड, राष्ट्रीय बीज निगम और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा प्रदान की जा रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के लक्ष्य में केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपये खर्च कर 15 जून 2021 तक 13.5 लाख मिनी किट मुफ्त वितरण करने का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा पूर्णतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से वित्त पोषित मिशन के तहत कुल 20,27,318 दलहन मिनी किट, 74,000 से अधिक मूंगफली मिनी किट और 8 लाख सोयाबीन बीज मिनी किट सीधे किसानों को मुफ्त प्रदान किया जाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है। निम्न में से किसका नाम कप्पा रखा गया है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ नेम्ड 2 वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड कप्पा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, B.1.617.1। कोरोना वायरस के B.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। ये दोनों वेरिएंट्स सबसे पहले भारत में पाए गए थे। WHO द्वारा वायरस के 2 नए वेरिएंट्स का नाम डेल्टा और कप्पा रखने का फैसला भारत की आपत्ति के करीब 3 हफ्ते बाद आया है। UN हेल्थ एजेंसी के अनुसार एक एक्सपर्ट ग्रुप ने अल्फा, बीटा और गामा जैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट लेबलिंग की पैरवी की थी ताकि नॉन साइंटिफिक लोगों के लिए उसका उच्चारण आसान हो जाए, साथ ही इनकी उत्पत्ति वाले देशों से इनका लेवल हट जाए। नहीं तो पहले क्या कहा जाता था? इंडियन वेरिएंट, UK वेरिएंट, जबकि चीन में जो कोरोना वायरस का जो असली रूप आया था उसे तो चाइना वायरस नहीं कहा गया था। इसीलिए किसी देश के साथ वेरिएंट का नाम नहीं जुड़े, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। किस देश द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, भारत। दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है। यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व तरल यानी लिक्विड के रूप में है। यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण MB-टैग विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टूल MB-टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, IIT रोपर। ये पंजाब में है और यही है ये डिवाइस। यह एक USB डिवाइस के आकार का उपकरण है। यह खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों व रक्त के संचार के दौरान इसके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करता है। इस डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के अंतर्गत विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने के लिए अंकुर योजना का शुभारंभ किया गया है?
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अंकुर योजना टू ऑनर सिटीजन्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वे वायु दूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? Who has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission NHRC? The right answer is option number C, अरुण कुमार मिश्रा। यही है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे, जो पिछले साल दिसंबर में अपने अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से यह पद खाली था। 31 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने इनके नाम को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल थे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस महेश कुमार मित्तल और IB के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजीव जैन को NHRC का सदस्य भी बनाया गया है। NHRC का हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? बांग्लादेश हैज अप्रूव्ड अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी ऑफ $200 मिलियन with which country to boost its economy? The right answer is option number D, श्रीलंका। यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के यानी करेंसी के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। वर्तमान संदर्भ में मुद्रा स्वैप को प्रभावी रूप से ऋण के रूप में देखा जा सकता है, जो बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर के रूप में दिया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी समझौता शामिल है कि ऋण और उसके साथ ब्याज का भुगतान श्रीलंकाई रुपये में किया जाएगा। तो बांग्लादेश तो अभी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है इकोनॉमी के मामले में। अभी इस देश ने हाल ही में भारत के पर कैपिटा इनकम को पीछे छोड़ा है। लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? Who has broken former Indian captain Saurav Ganguly's 25-year-old record for the highest score in his debut at Lord's? The right answer is option number C, डेवॉन कॉनवे। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में गांगुली की तरह न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में शतक लगाया। कॉनवे का 200 का स्कोर इंग्लैंड में किसी पुरुष टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाले व्यक्ति का सर्वोच्च स्कोर था। 29 साल और 329 दिन की उम्र में कॉनवे अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस बीच इन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो इन्होंने 1996 में बनाया था। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक क्या हो गई है? What is the rank of India on the 17 Sustainable Development Goals as per the State of India's Environment Report 2021? The right answer is option number D, भारत की रैंक हो गई है 117। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 1993 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, यही 17 लक्ष्य हैं, में भारत का रैंक 2021 में पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान फिसल कर 117 पर पहुंच गया है। 2020 में 115 रैंक था, जो कि अब 117 हो गया है। यह पर्यावरणीय सेहत, जलवायु, वायु प्रदूषण, स्वच्छता एवं पेयजल, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैव विविधता आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर तय किया जाता है। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। भारत का स्कोर कितना रहा है 100 में से? 61.9।
3 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन का जो 3 नंबर का डिजिट है ना, इस बार लकी नंबर है। वैक्सीनेशन में भी देख रहे हैं 3 साल से ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड, और नई चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार भी 3 बच्चों को मंजूरी दी गई है। तो चीन ने 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब तक 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन वहाँ लगाई जा रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और कुछ अन्य देशों में 12 से लेकर 16 साल की उम्र के किशोरों को टीका देने की शुरुआत हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर SC, ST एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। इस समय जनजाति विकास विभाग की चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामले विभाग की अनुप्रति योजना प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है। अब यह दोनों योजनाओं के स्थान पर एक नई योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सरकार द्वारा आरंभ की जाएगी, और इसकी घोषणा 6 जून को वहाँ के मुख्यमंत्री ने की है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, योजना में शामिल होंगे। किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार इंजीनियरिंग एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल 2021, इस बिल का नाम है, राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में कम से कम 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित करेंगी, जिससे इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ बिहार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% 36 कोटा। 36 कोटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि सभी कैटेगरी में 33% रिजर्वेशन मिलेगा, अनरिजर्व या रिजर्व जो भी हो। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य में ऑक्सी-1 नाम से 2 जंगल लगाने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट 2 forests named ऑक्सी-1 has been announced to be planted? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी-1 जंगल लगाने की घोषणा की। ऑक्सी-1 में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इसका नाम क्या क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सी-1, पंचकुला में ऑक्सी-1। तो 2 जगह पर ऑक्सी-1 है, ध्यान में रखिएगा, करनाल और पंचकुला में। और फिर हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। किस देश की संसद ने एक कृत्रिम लिनेट हॉल्म द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? Which country's parliament has approved the plan for an artificial Linnet Holm Island? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। और ये इसी तरह का ये आइलैंड, कृत्रिम आइलैंड बनाया जाएगा। इस विशाल द्वीप का क्षेत्रफल 1 वर्ग मील यानी 2.6 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें 35,000 लोग रहेंगे और यह कोपनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में मदद करेगा। इस विशाल द्वीप को रिंग रोड, टनल और मेट्रो लाइन के माध्यम से डेनमार्क की मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा। तस्वीर में देखिए, इस तरह से ये जोड़ा जाएगा। इस परियोजना को पर्यावरणविदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो इसके निर्माण के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है। 2035 तक इसकी नींव का अधिकांश हिस्सा तैयार हो जाएगा और 2070 तक इस द्वीप को पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाना चाहिए, यदि एस्टिमेट के अनुसार से चले तो बहुत समय है इसको बनने में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्थानीय म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर लोकल म्यूचुअल फंड्स टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 अरब अमेरिकी डॉलर, $1
बिलियन यूएस डॉलर्स। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड घरानों के लिए विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 अरब डॉलर की है। म्यूचुअल फंड 7 बिलियन डॉलर की समग्र उद्योग सीमा में से अधिकतम 1 बिलियन डॉलर प्रति म्यूचुअल फंड विदेशी निवेश कर सकते हैं, जबकि विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में म्यूचुअल फंड 1 बिलियन डॉलर की उद्योग सीमा के साथ अधिकतम 300 मिलियन यूएस डॉलर प्रति म्यूचुअल फंड निवेश कर सकते हैं। मानक विकास संगठन एसडीओ के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसडीओ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरडीएसओ। भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी फुल फॉर्म है आरडीएसओ का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। यह रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे तथा रेलवे के उत्पादन इकाइयों को रेलवे के उपकरणों के डिजाइन एवं मानकीकरण से संबंधित तकनीकी सलाह देती है। यह रेलों से संबंधित नई एवं उन्नत डिजाइनों का विकास करता है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान में रखिएगा लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी और उस समय इसका नाम था रेल परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत मानक विकास संगठन एसडीओ का टैग दिया गया है। ब्लूफिंट महसीर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में हाल ही में किस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN हैज रिसेंटली ट्रांसफर्ड द ब्लूफिंट महसीर टू विच कैटेगरी इन द रेड लिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम चिंतनीय यानी लिस्ट कंसर्न। तो लिस्ट कंसर्न है यानी कई एक तरह से रेड लिस्ट से ये बाहर ही हो गया है। IUCN ने अपने रेड लिस्ट में से इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय से लिस्ट कंसर्न श्रेणी में हस्तांतरित कर दिया है। मसीर टॉर वर्ग से संबंधित इसकी कई उप प्रजातियां भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। ब्लूफिन महासीर या टॉर खुर्डी भी कहते हैं इसे, महासीर की उप प्रजातियों में से एक है। यह मुख्य रूप से पुणे के पूर्व में मोटा मोला नदी में पाई जाती है। यह प्रजाति दक्कन के पठार में बहने वाली अन्य नदियों में भी पाई जाती है। महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित लोनावाला में टाटा पावर जो कि एक प्राइवेट कंपनी है ने 50 वर्षों से ब्लूफिन महासीर के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं और इसी कारण से यह सफलता मिली है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस भाषा के साहित्य से है? पद्मश्री अवार्डी लिटरेचर लक्ष्मी नंदन बोरा, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद द लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असमिया, असमीज। जून 1932 में असम के कुदीजाह गांव में जन्मे लक्ष्मी नंदन बोरा की पहली लघु कहानी भावना 1954 में असमिया पत्रिका रामधेनु में प्रकाशित हुई थी। इनकी और भी कई सारी रचना है। दृष्टि रूप, ये पहला इनका पुस्तक था। पहला उपन्यास है गोंगा सिलोनीर पाखी। पताल भैरवी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और कायाकल्प के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को किस राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तहत कोकराझाड़ जिले में इस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 422 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ एक सन्निहित वन का हिस्सा है, जो भारत भूटान सीमा के साथ अधिसूचित रीपू रिजर्व वन के उत्तरी भाग को कवर करता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि असम में और 5 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। शॉर्ट में सभी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस महिला ने केवल 25 घंटे 50 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच वुमन हैज़ क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इन जस्ट 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है सियांगिन हंग। यही है, इस चोटी को सबसे तेज गति से फतह करने वाली ये पहली महिला बन गई है। इस 45 वर्षीय महिला ने 39 घंटे और 6 मिनट के
पहले के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसे एक नेपाली महिला पर्वतारोही फुन्जो झामुङ लामा ने बनाया था। इनका जन्म वैसे चीन की मुख्य भूमि में हुआ था, लेकिन बाद में जब ये 10 साल की थी तब ये अपने पूरे परिवार के साथ हांगकांग चली गई थी। यदि ऑप्शन में इस तरह से दे कि ये कहाँ की रहने वाली है तो हांगकांग यदि ऑप्शन में मिलता है तो इसको सही जवाब लगाइएगा। पुरुष में देखेंगे तो सबसे तेज पर्वतारोही का रिकॉर्ड ये है शेरपा गाइड लकपा गेलू के नाम है, जिन्होंने इस चोटी पर चढ़ाई केवल 10 घंटे 56 मिनट में पूरी की थी। वैश्विक स्तर पर बर्ड फ्लू H10N3 से मानव संक्रमण का पहला मामला किस देश में सामने आया है? विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विद बर्ड फ्लू H10N3 ग्लोबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून को दी। जेजियांग शहर के एक 41 वर्षीय व्यक्ति में इस बर्ड फ्लू का स्ट्रेन मिला है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस पीडीएफ के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और इससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? द मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 lakhs टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7 लाख रुपये कर दिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। ईएसआईसी बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक अशक्तता की स्थिति में इनके परिजनों को वेतन का 90% पेंशन मिलता है। ईएसआईसी योजना के तहत बीमा धारक या बीमित व्यक्ति यानी इंश्योर्ड पर्सन के परिवारों की सहायता के लिए यह फैसला किया गया है कि इंश्योर्ड पर्सन के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड-19 बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, वे भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और इसके समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।